जय हिंद दोस्तों। मराठा के ऊपर रिसेंटली बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम मराठा को समझेंगे, देन उनके सारे पीवाईक्यूज करेंगे। देखो, जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है जो मुगल डायनेस्टी के बाद इमर्ज होती है, वो मराठा ही थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ख़ास तौर से हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स इनके पीछे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पहली चीज़ तो फिजिकल इन्वायरमेंट, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट सूटेबल होगा तो कोई भी डायनेस्टी अच्छे तरीके से इमर्ज कर पाएगी। अगर आपने महाजन पद वाला हमारा लेक्चर देखा है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि महाजन पद के टाइम पे कुछ जो किंगडम है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि उनके जो क्लाइमेटिक कंडीशन थे वो बहुत ही सूटेबल थे। वहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेस्ट वगैरह थे जिनको क्लियर करके प्रॉपर तरीके से किंगडम के रूप में ढाला गया। इसके अलावा एलिफेंट्स वगैरह भी अवेलेबल थे जिनका प्रॉपर तरीके से वार के टाइम पे यूज़ किया गया। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वही सब रीजंस है। देन इसके बाद कुछ पेक्यूलर क्वालिटीज़ भी हैं अमोंग द मराठा, जिनकी अभी हम बात करेंगे। और इन डिफ़िकल्ट टेरेन में, यानी जो एक खतरनाक घाटी हैं, उस तरह के जो रास्ते हैं जो दुर्गम हैं, मुश्किल हैं, उनमें मराठा सोल्जर एक्सपर्ट बन जाते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स में। मराठा एम्पायर का फैमिली ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और इनके बाद अभी हम पढ़ेंगे संभाजी के बारे में, साहू फर्स्ट के बारे में। देन एक एक करके हम सारा समझेंगे। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था सिवनेर में। कई बार ये डायरेक्टली पूछते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये याद रखना कि छत्रपति शिवाजी वाज बोर्न ऑन सिवनेर इन 1627। ठीक है। और ये ना भोसले क्लेन से थे, तो कई बार क्लेन भी पूछ लेते हैं स्टेट पीसेस में खास तौर से। और इनके फादर जो है वो शाहजी भोसले थे, और इनकी मदर का नाम जीजाबाई था। और पूना की जागीर इन्हें मिलती है इनके फादर से ही 1637 में। और इनके जो गार्जियन है दादाजी कोंडदेव की डेथ के बाद ये फुल चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। राइट। अब देखो, बहुत सारी बातें हैं। जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे कुछ सुल्तान्स हैं खास तौर से जो उनके अगेंस्ट जाते हैं। जैसे सुल्तान ऑफ बीजापुर हैं, या अफजल खान को भेजते हैं अगेंस्ट शिवाजी, बट अफजल खान वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय शिवाजी इन 1659 इन अ डेयरिंग मैनर। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनके मिलिट्री कन्क्वेस्ट से ये बिल्कुल लीजेंडरी फिगर बन जाते हैं मराठा रीजन में, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं जो उनकी आर्मी को ज्वाइन करते हैं। मुगल एम्पायर औरंगजेब इस चीज़ को पर्टिकुलरली देख रहा होता है, क्योंकि मुगल एम्पायर की पावर धीरे धीरे फेड करने लग जाती है। देखो, औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, बट 1680s के बाद ही हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर की जो पावर है वो धीरे धीरे घटने लग गई हैं। राइट। और इसके बाद ही डेक्कन के गवर्नर, मुगल गवर्नर जो होते हैं शाइस्ता खान, उन्हें भेजता है औरंगजेब शिवाजी महाराज के अगेंस्ट। एंड शिवाजी सफर्ड अ डिफीट एट द हैंड्स ऑफ मुगल फोर्सेस एंड लॉस्ट पूना, बट शिवाजी महाराज वंस अगेन मेड अ बोल्ड अटैक ऑन शाइस्ता खान मिलिट्री कैंप एट पूना इन 1663। ठीक है, तो ये याद रखना। और हालांकि ऐसे क्वेश्चन पहले कम पूछे जाते थे जो वॉर बैटल वगैरह से जुड़े हुए हैं, बट अभी रिसेंटली अच्छे खासे सवाल पूछे जाने लग रहे हैं, और सिविल सर्विस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इस डेयरिंग अफेक्ट से क्या हुआ, खान की प्रेस्टीज पे फर्क पड़ा डेफिनेटली। और इसके बाद आप समझो औरंगजेब की प्रेस्टीज अफेक्ट हुई, क्योंकि एट द एंड औरंगजेब ने ही शाइस्ता खान को भेजा था। राइट। और इसके बाद हम देखते हैं 1664 में शिवाजी अटैक सूरत, जो कि चीफ पोर्ट होता है मुगल्स का। देखो, सूरत एक अपने आप में मेजर पोर्ट है मुगल्स का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जब सूरत पे अटैक करा ना छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तो उस टाइम पे ये बहुत ही बोल्ड अटैक माना गया। मुगल्स की प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई इससे। और इस टाइम पे औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा, जो कि अंबेर के थे, टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी महाराज। उसके बाद ये बहुत सारा प्रिपरेशन करते हैं, और इस तरीके से पुरंदर फोर्ट को बिसीज कर लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं। बट शिवाजी ओपन नेगोशिएशन विद जय सिंह एंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड। तो ये देखो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में बहुत बार पूछते हैं, कब हुई थी, 1665 में। ठीक है, किनके बीच हुई थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच। राइट। तो ये ध्यान रखना, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, शिवाजी हैड टू सरेंडर 23 फोर्ट्स टू द मुगल्स आउट ऑफ 35 फोर्ट्स हेल्ड बाय हिम। और जो रिमेनिंग 12 फोर्ट्स हैं ये शिवाजी महाराज के पास रह गए, इस कंडीशन में कि वो मुगल एम्पायर के साथ सर्विस और लॉयल्टी में रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुगल्स शिवाजी महाराज के राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं टू सर्टेन पार्ट्स। As Shivaji asked to exempt him from personal service to the Mughal, his minor son Sambhaji was granted a mansab of 5,000। आप जानते हो मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग रैंक असाइन की जाती थी, तो शिवाजी महाराज के जो सन है संभाजी, उन्हें भी मनसब दिया गया 5,000 का। अब देखो एक चीज़ ना, और क्योंकि अब ये बैटल्स बहुत पूछ रहे हैं, तो थोड़े बैटल्स मैं आपको बता देता हूँ इनसे एसोसिएटेड, जो आपसे पूछे जाएंगे। एक तो है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ठीक है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ पूछा जा सकता है।
तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कब हुआ? 1659 में। और ये अफजल खान, जो कि ऑब्वियसली आदिल शाह ने भेजा था जिसे, है ना, आदिल शाह को रिप्रेजेंट कर रहा था, बीजापुर के आदिल शाह को, इनके बीच और शिवाजी महाराज के बीच हुआ था। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अफजल खान एंड शिवाजी महाराज, ठीक है। और इसके बाद बैटल ऑफ कोल्हापुर है, और ये जनरल रुस्तम जान, जो कि अगेन आदिल शाही के ही रिप्रेजेंटेटर थे, और शिवाजी महाराज के बीच हुआ था। और इसके बाद एक है जो पूछा जा सकता है, बैटल ऑफ पाविलखंड। कई बार इन्हें अरेंज करने के लिए भी पूछ लेते हैं स्टेट पीसेस में। बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है मराठास के बारे में, तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। बैटल ऑफ पाविनखंड ये 1660 में हुआ, और ये किनके बीच हुआ? तो ये हुआ है सिद्दी जोहर, जो कि अगेन आदिल शाह नहीं भेजा था, और शिवाजी महाराज के बीच, छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच, ठीक है। और 1660 में क्या होता है? मुगल गवर्नर डेक्कन के जो रहते हैं शाइस्ता खान, उसे औरंगजेब भेजता है अगेंस्ट शिवाजी, और शिवाजी सफर्ड डिफीट, जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ठीक है। अगेन सूरत वाज प्लंडर्ड बाय हिम फॉर द सेकेंड टाइम इन 1670। तो 2 बार सूरत वाज प्लंडर्ड बाय शिवाजी महाराज, एक बार 1664 में, एक बार 1670 में। ही ऑल्सो कैप्चर्ड ऑल हिज लॉस्ट टेरिटरीज बाय हिज कंक्वेस्ट, और 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज वाज क्राउन्ड हिमसेल्फ एट रायगढ़ एंड अज्यूम द टाइटल छत्रपति। तो इनके बाद से ही छत्रपति के नाम से फेमस हुए, ठीक है। सारी चीज़ समझ आई। टीटी ऑफ पुरंदर याद रखना 1665 में होता है, 1665 में, इंपॉर्टेंट है। इस टीटी के अकॉर्डिंग शिवाजी को 23 फोर्ट्स मुगल्स को सरेंडर करने पड़े थे आउट ऑफ 35, ठीक है। और इसके बाद आप जानते हो कि शिवाजी एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो अष्टप्रधान के नाम से फेमस है। बहुत ही ज़्यादा सही तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन का एज पर द हिस्टोरियंस। और इनमें के कौन कौन लोग थे, शामिल थे अष्टप्रधान में? तो देखो, अष्टप्रधान, अष्ट का मतलब 8 होता है, और प्रधान का मतलब आप समझ सकते हो जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है। तो जिनमें पेशवा है, पेशवा आप प्रधानमंत्री के जैसा देख सकते हो, है ना। तो ये फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पहले देख रहे थे, बट बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। देन सरे नौबत है, जिन्हें सेनापति कहते हैं, तो मिलिट्री कमांडर है। अमात्य का मतलब होता है अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। देन वक्यनाविस है, वक्यनाविस इंटेलिजेंस पोस्ट को देखते हैं और हाउस होल्ड अफेयर्स वगैरह को। सचिव कोरस्पोंडेंस को। सुमंत है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, और न्यायाधीश हैं जस्टिस के, और पंडित राव हैं चैरिटीज और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के। ये याद रखना, सबसे ज़्यादा सवाल तो इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको ध्यान देना होगा। और अगेन आप देख लो, पेशवा है, सरे नौबत है, अमत्य है, वक्यनाविस है, सचिव, सुमंत और न्यायाधीश और पंडित राव। कई बार ऐसे भी वो पूछते हैं कि बताओ इनमें से किनके पास किस तरह की पावर थी, या किनकी हायरार्की कैसी थी। तो हायरार्की याद रखना, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे पेशवा। देन इसके बाद मजुमदार, या जिसे हम मजुमदार को ही अमात्य कह रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मजुमदार और अमात्य दोनों दे सकते हैं ऑप्शन में, ध्यान रखना। अमात्य और मजुमदार सेम है, अकाउंटेंट जनरल है बेसिकली ये। तो पेशवा है, देन उसके बाद मजुमदार है, देन सचिव की पावर आती है, और इसके बाद मंत्री हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हायरार्की चलती है। जितने भी मिनिस्टर हैं, ऑल द मिनिस्टर एक्सेप्ट पंडित राव एंड न्यायाधीश पार्टिसिपेटेड इन वॉर, ठीक है। तो दो बस छोड़ करके एक पंडित राव और दूसरा न्यायाधीश, इनके अलावा जितने भी यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर हैं, उन सबको वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है। उन सबको वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और अष्टप्रधान शिवाजी महाराज की क्रिएशन नहीं थी। ये भी कई बार पूछते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही उसे डेवलप करा था, तो ऐसा नहीं है, ये पहले से ही चल रही थी, बट बहुत सारे पोस्ट उन्होंने भी ऐड करे थे, ठीक है। कुछ पोस्ट तो पहले से चल रहे थे, जैसे डेक्कन रूलर थे ना, तो डेक्कन रूलर के टाइम पे ही पेशवा, मजुमदार, वक्यनाविस वगैरह थे, दाबिर थे, सुरनवीस थे। बट जब अष्टप्रधान शिवाजी महाराज ने डेवलप करा, तो काफ़ी सारे नए पोस्ट भी ऐड कर दिए गए। तो वो ऐसे पूछेंगे आपसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ही वो ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, तो ऐसा नहीं है, पहले से चीज़ें चल रही थी, बट काफ़ी सारा चेंज किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और ये चेंज करा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो अगेन आप समझ लो, सरे नौबत या सेनापति आप कह सकते हो, अमात्य या मजुमदार अकाउंटेंट जनरल कहते हैं, वक्यनाविस जो है इंटेलिजेंस पुलिस वगैरह की पोस्ट है, और सुरनवीस भी कहते हैं, ये चितनीस, सचिव, दो नाम हैं इनके, ठीक है। चितनीस या कई बार सचिव तो है ही, इसके अलावा सुरनवीस है, ठीक है। तो ये तीनों नाम जो है वो सचिव के ही होते हैं, सुरनवीस, सचिव और चितनीस, ठीक है। सुमंत या दाबिर भी कहते हैं सुमंत को, ठीक है, सुमंत या दाबिर। और ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज है ना, फॉरेन अफेयर्स वगैरह देखते हैं। और न्यायाधीश तो आप जानते हो, जस्टिस के लिए, पंडित राव चैरिटीज़ वगैरह के लिए। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वो पूछते हैं ना, जब जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, जैसे वो जब पूछते हैं इस तरह का सवाल कि हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर इन 8 मेंबर काउंसिल ऑफ शिवाजी हेल्ड द चार्ज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, तो ऐसे पूछ लेंगे वो सिंपली। तो फाइनेंस के लिए कौन है? अमित्य है, मजुमदार है, अमित्य या मजुमदार जो भी वो देंगे, अमित्य ही दिया उन्होंने, तो आंसर इसका बी है। देन आप ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने पूछा कि अमोंग द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड बिसाइड सिविल ड्यूटीज। तो हमने देखा कि जो न्यायाधीश हैं और जो पंडित राव हैं, इन दो के अलावा सबको मिलिट्री ड्यूटीज परफॉर्म करने थे। तो इन्होंने पूछा कि इनको नहीं करने थे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखो तो पंडित राव को नहीं करने थे और न्यायाधीश को नहीं करने थे, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। तो पेशवा, अमित्य, सुमंत, इनको बाकी के जो ड्यूटीज़ हैं, जो खास तौर से मिलिट्री ड्यूटीज़ हैं, सिविल ड्यूटीज़ के अलावा, वो भी परफॉर्म करने थे। क्योंकि देखो पंडित राव का काम क्या है, वो तो पूजा पाठ से थोड़ा एसोसिएटेड है, राइट, और न्यायाधीश तो जस्टिस से जुड़े हुए हैं, तो इनको वॉर में नहीं पार्टिसिपेट करना है। तो इसमें से आंसर जो 4 होगा। और ये पेपर अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, 2025 का ही सवाल है, ठीक है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का। तो जब हम पढ़ते हैं, और ये हमने लास्ट ईयर जो हमारा बैच था लास्ट वाला, वो भी उसमें भी हमने कवर करा था, तो काफ़ी सारे सवाल ऐसे सॉल्व हो जाते हैं हमारे बैच से डायरेक्टली, ठीक है। और इसका रीज़न वही है कि जब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो उसे PYQ से लिंक भी कर रहे हैं, और जिस टॉपिक की जितनी डिमांड है उसे उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे ज़रूरी फैक्टर है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अष्टप्रधान शिवाजी क्रिएशन नहीं थी, पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि सारे मिनिस्टर एक्सेप्ट पंडित राव न्यायाधीश पार्टिसिपेटेड इन वॉर। अब कुछ बातें और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वाज अ मैन ऑफ मिलिट्री जीनियस एंड हिज आर्मी वाज वेल ऑर्गेनाइज। रेगुलर आर्मी थी जिनमें 30,000 से 40,000 कैवेलरी थे, और इन्हें फिक्स सैलरी दी जाती थी, ये भी याद रखना, ठीक है। मराठा कैवेलरी 2 तरीके से डिवाइडेड थी, एक बारगीर थे जिन्हें स्टेट पे कर रहा था, दूसरा सिलाहदार थे जो कि नोबेल्स मेंटेन कर रहे थे। कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ये जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे संभाला जा रहा था, तो वो भी लार्जली मुगल सिस्टम के आधार पे ही बेस्ड था, या फिर जो डेक्कन रूलर्स थे उनके आसपास था। तो जो प्रोविंस है ना, उन्हें प्रांत कहते थे। बस ये डिवीज़न आप याद रख लो अगर वो पूछेंगे तो जो प्रांत है, प्रांत तो हिंदी वर्ड है, प्रांत लिख देता हूँ मैं, प्रोविंस। तो प्रोविंस को हेड कौन करते थे? सूबेदार या गवर्नर, ठीक है। प्रोविंस को हेड कौन करते थे? सूबेदार, सूबेदार। और सूबेदार एक तरह से आप गवर्नर कह सकते हो, और ये सुपरवाइज किए जाते थे बाय सर सूबेदार, गवर्नर, ठीक है। और इसके बाद आते हैं तर्फ, प्रांत के बाद आते हैं तर्फ। तो प्रांत को आप कैसे देखोगे? आज की डेट में जो स्टेट है ना, उस तरह से देखोगे। और प्रांत को डिवाइड किया गया तर्फ में, और तर्फ जो है डिस्ट्रिक्ट के जैसा, प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट से आप एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। तो तर्फ को कौन हेड करते हैं? हवलदार, हवलदार या तर्फदार। और जो हवलदार है ये अगेन लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करने का काम करते हैं। देन इसके बाद तर्फ के बाद आता है, तर्फ के बाद आता है परगना, परगना जिसे हम कहते हैं सब डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन सब डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। और इसे हेड करने का काम करते हैं देश पांडे या देशमुख, ठीक है। देश पांडे और देशमुख जो है वो हेड करते हैं परगना को, देशमुख। और देश पांडे अकाउंट वगैरह देखते हैं, अकाउंट और रिकॉर्ड कीपर है, और देशमुख लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। परगना के बाद आते हैं मौजा। मौजा हमने पहले ही पढ़ा है, मौजा विलेज को कहते हैं, मौजा विलेज को कहते हैं, ठीक है। मुगल के टाइम पे भी सेम टर्मिनोलॉजी थी, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के आसपास की चीज़ है ना, तो जो मेजर तरीका है गवर्नेंस का वो एसोसिएटेड ही होगा। तो मौजा विलेज है, और इन्हें हेड करते थे कुलकर्णी। मौजा को हेड कौन करते हैं? कुलकर्णी। और कुलकर्णी भी अगेन अकाउंट रिकॉर्ड कीपर का भी काम करते हैं। कुलकर्णी और पाटिल जो मौजा को हेड करते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे। ये मिलिट्री जीनियस थे। बारगीर मैंने आपको बता ही दिया जो स्टेट पे करता था, और सिलहेदार जो है वो नोबल्स मेंटेन करते थे। और इसके बाद रेवेन्यू भी अगर समझना है, हाँ रेवेन्यू थोड़ा समझ लो, आई गेस हमने लिखा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं ज़रा ये देख लूँ, हाँ थोड़ा रेवेन्यू भी आप समझ लो। तो देखो रेवेन्यू कैसे काम करता था उस टाइम पे। तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू सिस्टम शिवाजी महाराज का लार्जली बेस्ड था मुगल्स और डेक्कनी स्टेट के जैसा। और जो लैंड है वो मेजर किए जा रहे थे बाय द मेजरिंग रोड, जिसे लाठी कहते हैं। और इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा था कि किस तरह की ज़मीन है, पैडी फील्ड है, गार्डन लैंड है, या हिली ट्रैक्ट है। और शिवाजी महाराज ने ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया देशमुख और कुलकर्णी के पावर को, और खुद के रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट करा करकुन के नाम से, ठीक है। तो
मैं लिख रहा हूँ शिवाजी महाराज ने अपॉइंट करा करकुंस को, ठीक है। देशमुख वगैरह की पावर काफ़ी रिड्यूस हो गई, देशमुख और कुलकर्णी की। और शिवाजी ने स्ट्रांगली डिस्करेज करा रेवेन्यू फार्मिंग को, और मराठाज ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट भी एम्प्लॉय करी थी, इनफैक्ट मोदी स्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है, मोदी स्क्रिप्ट के नाम से। और जो मोदी स्क्रिप्ट है यही रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में यूज किया जा रहा था। तो मोदी स्क्रिप्ट जो है वही स्पेशल स्क्रिप्ट थी जो रेवेन्यू और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हो गए उनमें यूज किया जा रहा था मराठा के टाइम पे। PYQ भी है सिविल सर्विसेज का, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये देखो, ये पूछा गया था सिविल सर्विसेज 1995 में कि मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ, तो याद रखना ये मराठास के टाइम पे थी, सो आंसर इज डी। अब इसके अलावा दो टैक्सेस हैं रेवेन्यू का। देखो रेवेन्यू तो चाहिए ही अगर किंगडम मेंटेन करना है तो दो तरह के टैक्सेस थे जो चौथ और सरदेशमुखी के नाम से, और ये जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे थे नॉट इन मराठा किंगडम बट इन नेबरिंग टेरिटरीज ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये यूनिक बात है। चौथ क्या है, देखो चौथ ना चौथे वर्ड से बना है, तो चौथ का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 लैंड रेवेन्यू का पे करना था मराठास को इन ऑर्डर टू अवॉइड द मराठा रेट्स, तो 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इसकी एनोटेटेड PDF भी आपको मिल जाएगी। और दूसरी है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, तो सरदेशमुखी क्या है, ये एक एडिशनल लिवाय था 10% का, यानी 1/10 ऑफ स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू ऑन दोज लैंड ऑन विच द मराठा क्लेम्ड हेरेडिटरी राइट। वैसी जमीनें जिनमें मराठा ने कहा कि हमारी हेरेडिटरी राइट वाली जमीनें हैं, उनमें सरदेशमुखी लगता था जो कि 1/10 था, ठीक है, 1/10 ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये दो तरह के टैक्सेस हैं जिन पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो बस इतना ही पढ़ना है। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं सक्सेसर्स के बारे में। तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के सक्सेसर में कौन थे, तो एक ना वॉर ऑफ सक्सेशन चल गया शिवाजी महाराज के बाद। शिवाजी महाराज की डेथ के बाद जो इनके सन है संभाजी और राजाराम, ये दो नाम याद रखना, संभाजी और राजाराम, इन दोनों के बीच वॉर ऑफ सक्सेशन चला जिसमें संभाजी की जीत होती है, लेकिन बाद में ही वॉज कैप्चर्ड बाय मुगल्स और राजाराम सक्सीड करते हैं थ्रोन को एट द एंड, लेकिन उन्हें जिंजी फोर्ट में भागना पड़ता है मजबूरीवश, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 17 में। उनके बाद जो उनके माइनर सन है शिवाजी सेकेंड और इनकी जो मदर है ताराबाई, ये एज अ रीजेंट किंगडम को संभालते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं साहू, जिनका राइन जो है, जिनके राइन के टाइम पे हम देखते हैं कि पेशवा पावर में आ जाते हैं, ठीक है। रूलर्स का पावर थोड़ा घट जाता है और पेशवा पावरफुल हो जाते हैं। तो ये शिवाजी महाराज की मैंने फैमिली ट्री भी लगा दी है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, बस आप इतना ध्यान रख लो यहाँ से बस, है ना। शिवाजी महाराज के टाइम पे कि इनके दो सन हैं, एक संभाजी हैं और दूसरा राजाराम है। और अभी हमने पढ़ा कि इनके बाद राजाराम के बाद किस तरह से पावर बढ़ता है, और इसी में हम देखते हैं कि ये देखो आप, इनके जो माइनर सन है शिवाजी सेकेंड, वो गद्दी में आते हैं उनकी मदर ताराबाई के साथ। तो ये देखो ताराबाई हैं और ये संभाजी सेकेंड पावर में आते हैं। अब बात करते हैं पेशवाज की। देखो जो पेशवा वर्ड है ये तो आप समझ ही हो, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट थे, बट इसका जो मतलब है ये ना पर्शियन टर्म है, इसका मतलब है फॉरमोस्ट। तो ये डेक्कन में ही इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मुस्लिम रूलर्स, और सबसे पहले अनऑफिशियल पेशवा थे सोनो पंत दाबिर। तो ये नहीं पूछते जनरली, वो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किन्हें पेशवा अपॉइंट करा था, तो वो थोड़ा सा याद रख लेना। उनका नाम था मोरो पंत त्रिम्बक पिंगले, ये पेशवा थे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, ठीक है। तो अपॉइंटेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, ये थोड़ा याद रख लेना नाम अगर वो पूछ लें तो, क्योंकि फैक्चुअल बहुत पूछ रहे हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं हम। देखो बालाजी विश्वनाथ के बारे में, तो ये अपना करियर स्मॉल रेवेन्यू के ऑफिसर के रूप में स्टार्ट करते हैं और ये 1713 में पेशवा बन जाते हैं। और ये जब पेशवा बनते हैं ना, तो इनके टाइम पे जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाती है और ये हेरेडिटरी पावर हो जाती है, मतलब पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा, ऐसी वाली बात है। सिविल वॉर में इनका क्रूशियल रोल होता है। फाइनली ये मराठा रूलर के रूप में साहू को अपॉइंट करते हैं, यानी आप समझो प्राइम मिनिस्टर की पावर इतनी बढ़ गई है कि वो ही उल्टा अपॉइंट कर रहे हैं किंग को, रूलर को, राइट। और इसके बाद जितना भी जो भी सपोर्ट वाली बात है, सारे मराठा लीडर वो साहू से ही लेते हैं। 1719 में बालाजी विश्वनाथ को सर्टेन राइट्स मिलते हैं फ्रॉम द मुगल एम्पायर, जो कि उस टाइम पे फारूक सियार होते हैं, और मुगल एम्पायर रिकॉग्नाइज करते हैं साहू को एज द मराठा किंग, ठीक है। उसके बाद ये अलो करते हैं साहू को कि आप चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ द डेक्कन। देन इसके बाद बाजीराव फर्स्ट आते हैं।
ये बालाजी विश्वनाथ के एल्डेस्ट सन है। मराठा पावर इनके टाइम पे जेनिथ में होती है, बिल्कुल शिखर में होती है, इसलिए इतनी सारी मूवीज़ वगैरह भी बनती हैं। इसके बाद ये सिस्टम को इनिशिएट करते हैं जिनमें मराठा चीफ को असाइन किया जाएगा एक टेरिटरी जिन्हें ऑटोनोमसली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, मतलब समझो अलग से किंगडम ही बन गया। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे मराठा फैमिलीज प्रोमिनेंट हो जाते हैं इनके टाइम पे और अपनी अथॉरिटीज़ अलग अलग एरियाज में स्टैब्लिश करते हैं। जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ हो गए, नागपुर में भोंसले अपनी पावर स्टैब्लिश करते हैं, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधियाज और पूना में पेशवा। समझ गए ना बात ऐसी है कि इनके टाइम पे ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की डिफरेंट पार्ट्स में पावर दे देते हैं मराठा फैमिलीज़ को, और इस वजह से बहुत सारी मराठा फैमिलीज अलग अलग एरियाज में अपने किंगडम को इस्टेब्लिश कर लेती हैं। तो बाजीराव फर्स्ट के बारे में कहते हैं कि इनको इनके लाइफ टाइम में कभी भी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद ये हिंदू पातशाही को पॉपुलराइज करते हैं यानी हिंदू एम्पायर के रूप में, और इसके बाद हिंदू चीफ्स का इन्हें सपोर्ट भी मिलता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ना बालाजी बाजीराव की, तो बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहब फर्स्ट भी कहते हैं, यही इनके सन होते हैं बाजीराव फर्स्ट के। तो कई बार वो क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, पहले बाजीराव फर्स्ट है, देन इसके बाद बालाजी बाजीराव है, और बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब कहते हैं, नाना साहब फर्स्ट। ठीक है, नाना साहब फर्स्ट। और बालाजी बाजीराव सक्सीड करते हैं अपने फादर को एज अ पेशवा एट द यंग एज ऑफ 19, और इसके बाद ये साहू जी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एज एन पेशवा। और इनके टाइम पे आप देखो तो मराठा किंग साहू की डेथ हो जाती है और इनके नॉमिनेटेड सक्सेसर जो कि राम राजा हैं ये इम्प्रिजन कर ले जाते हैं बाय द पेशवा बालाजी बाजीराव एट सतारा। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अब बालाजी बाजीराव के पास सुप्रीम पावर है, और इसी वजह से ये अलीवर्दी खान को भी हराते हैं, बंगाल के नवाब जो कि उस टाइम पे होते हैं। देन इसके बाद ये मुगल एम्पायर के साथ एग्रीमेंट में भी आते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पेशवा ने अश्योरेंस दिया मुगल एम्पायर को कि वो मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से। और इसी वजह से आप देखो तो मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट भी करते हैं इसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज मराठा क्यों ही पार्टिसिपेट करते थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड करा इंडिया को तो मराठा ने पार्टिसिपेट करा, और इनमें मराठाज की डिफीट होती है और बहुत सारे मराठा लीडर और 1000 ऑफ सोल्जर्स की डेथ हो जाती है इस बैटल में। और इसके बाद माधव राव आते हैं, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ, बस इनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी से ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे कुछ। ठीक है, माधव राव भी एक रिमार्केबल पेशवा थे, बट इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, ये निज़ाम को डिफीट करते हैं और कंपेल करते हैं हैदर अली को कि उन्हें ट्रिब्यूट पे करेंगे, है ना, यानी माधव राव को ट्रिब्यूट मिले, तो ये हैदर अली को कंपेल करते हैं। देन इसी के बाद आप देखो तो शाह आलम को ये दोबारा से दिल्ली की गद्दी में बैठाते हैं। देन रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव माधव राव की डेथ के बाद आते हैं, और इसके बाद नारायण राव है। नारायण राव अगेन इन ये जो पेशवाज हैं इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश हो गई है। देन सवाई माधव राव हैं, सवाई माधव राव, और ये नारायण राव के सन हैं, और ये बस 40 डेज के ही थे जब इन्हें पेशवा के रूप में क्राउन कर दिया गया। तो उस टाइम पे मैनेज कौन कर रहे थे, नाना फडणवीस कर रहे थे। सवाई माधव राव के बाद आते हैं बाजीराव सेकंड, और बाजीराव सेकंड रघुनाथ राव के सन हैं, और ये लास्ट पेशवा हैं। ठीक है, वीकेस्ट हैं, बिल्कुल इनकम्पिटेंट पेशवा आप कह सकते हो, और इन्हें ट्रीटी ऑफ बसईन में साइन करना पड़ा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, बहुत ही अपमानजनक थी मराठा के लिए, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल पावर मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना केवल मराठा रीजन में बल्कि डेक्कन और वेस्टर्न इंडिया में भी। ठीक है, और इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हार का सामना करना पड़ा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ही गॉट डिफीटेड। तो ये कुछ बातें हैं इनसे रिलेटेड जो आपसे पूछेंगे। और इन्हीं के बाद आप देखो तो बाजीराव सेकंड के बाद नाना साहब आते हैं, जिन्हें धोंदू पंत के नाम से जानते हैं, और ये एडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के। ठीक है, एडॉप्टेड सन थे, और इसी वजह से वो चीज़ें जो देखने को मिलती हैं कि प्यगपत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया जाता है, और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स इट, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो ऐसे पूछेंगे कि अष्ट प्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था किनके टाइम पे, तो ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में था, सो आंसर इज सी। इजी क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वाज कंक्लूडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, टीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वडगांव या टीटी ऑफ सालबाई। तो देखो एंग्लो मराठा वॉर समझ लेते हैं, तो क्योंकि ये ना पूछते हैं अभी खास तौर से ये टसल्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, पहले कम पूछे जाते थे, हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम किन की बात करेंगे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की।
ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब होता है? 1775 से 82 के बीच। ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1775 से 82 के बीच होता है, हेस्टिंग्स के टाइम पे। देखो ये ईयर आपको याद रहेगा ना, तो आप कन्वेंशन और ट्रीटीज भी रिलेट कर लोगे। और इसकी बैक स्टोरी ये है कि 1772 में मराठा पेशवा माधवराव की डेथ हो गई है, तो इनके भाई नारायण राव गद्दी पे आते हैं। अब ये चीज़ माधवराव जिनकी डेथ हुई है उनके अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनके अंकल का नाम है रघुनाथ राव, जिन्हें रघोबा कहते हैं। तो रघुनाथ राव क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाकर कहते हैं कि आप मेरी हेल्प करना। अब हेल्प ले रहे हैं अगर पेशवा सीप के लिए, तो सिंपल सी बात है कि ब्रिटिशर्स भी फ्री में तो ये काम नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि इसका फ़ायदा लिया और जो सेल्सेट और बसीन है ये आइलैंड अपने नाम करवा लिया। तो ये जो ट्रीटी है ना, इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। इस ट्रीटी का क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ सूरत। अब ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत है ये कब होगी? आप खुद सोचो ना, 1775 और से 82 के बीच हुई है, तो ये होगी 1775 में। तो ये याद रखना, पहली वाली जो ट्रीटी है ना, वो ट्रीटी ऑफ सूरत ही है। अगर वो क्रोनोलॉजी लगाने बोलेंगे तो आप ट्रीटी ऑफ सूरत पहले लगाना। और ये किनके बीच होगी? तो अभी मैंने आपको बताया कि रघुनाथ राव, जिन्हें हम रघोबा कह रहे हैं, इनकी और ब्रिटिशर्स के बीच होगी। क्यों? क्योंकि इन्हें हेल्प चाहिए ब्रिटिशर्स की। क्यों हेल्प चाहिए? क्योंकि माधव राव के भाई गद्दी पे आ गए हैं और ये चीज़ इनके अंकल रघुनाथ राव को पसंद नहीं है। यहाँ तक बात समझ आई? अब देखो, ट्रीटी ऑफ सूरत हो गया, इसके बाद एक बैटल होता है, बैटल ऑफ तेलगांव, और ये होता है मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच। तो इसमें ना ब्रिटिशर्स की उल्टा हार होती है, तो इस वजह से ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है अगले ही साल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब? 1776 में। और इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली यही होता है कि थोड़ी मराठा को एडवांटेज मिल जाती हैं। देन इसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है ना, वो इसी से कंक्लूड हो जाता है, 1782 में होती है। ईयर डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो याद रखना, ट्रीटी ऑफ सालबाई मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच होती है। और आप कह सकते हो कि इंग्लिश को रिटर्न करना पड़ता है सारे मराठा टेरिटरीज को एक्सेप्ट सेल्सेट, और रघोबा को इसमें 3 लाख हर साल की पेंशन मिल जाती है। तो बस इतना ही आपको समझना है फर्स्ट मराठा वॉर के बारे में। अभी आप जैसे अगर वो पूछेंगे ना ट्रीटी ऑफ सूरत, तो आपको बताना है ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में हुई, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई 1776 में, और सालबाई की ट्रीटी हुई 1782 में। बस अगर वो पूछे फर्स्ट मराठा वॉर कैसे एंड होता है, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई के थ्रू। अब बात करते हैं सेकेंड मराठा वॉर की। तो सेकेंड मराठा वॉर में क्या होता है? सेकेंड मराठा वॉर में जो मेजर बात है वो ये कि इंग्लिश जो वेलेस्ली के अंडर है, उन्होंने मराठा को डिफीट कर दिया है। ठीक है, और जो नाना फडणवीस है उनकी भी डेथ हो गई 1800 में। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा पावर आ गई है, और इसी के बाद इंग्लिश ने डिफीट कर दिया कंबाइन आर्मी को। सिंधिया और भोसले की कंबाइन आर्मी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा था, दोनों को ही हरा दिया वेलेस्ली ने, मतलब वेलेस्ली और उनकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और सब्सिडी अलायंस साइन करने के लिए फोर्स कर दिया है ना। बट ब्रिटिशर्स होलकर को नहीं हरा पाए, इसलिए ट्रीटी ऑफ राजपुरगढ़ होता है। तो एक यहाँ पे ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ बसाइन, जो कि 1802 में होती है। ये भी डायरेक्टली पूछते हैं, ईयर याद रखना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसेन के नाम से 1802 में होती है, और इसमें इंग्लिश डिफीट कर देते हैं कंबाइंड आर्मीज़ को। किनकी कंबाइंड आर्मीज़ को? तो सिंधिया और भोसले की कंबाइंड आर्मीज़ को। और ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद जो ट्रीटी आपको याद रखनी है वो क्या है? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, और ये होती है 1806 में। बस ये नाम याद रख लो आप, काम बन जाएगा। सो या दैट्स इट। अब इसी के टाइम पीरियड में आप देखो तो पिंडारी वॉर चलने लगता है, थोड़ा बहुत वो भी पूछ लेते हैं कई बार। देखो पिंडारी वॉर क्या है ना, हेस्टिंग ने लार्ज फोर्स को असेंबल करा पिंडारीज को हराने के लिए। पिंडारीज क्या थे? आप कह सकते हो एक तरीके से वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो मोबिलाइज होते थे और जगह जगह जाकर प्लंडरिंग करते थे। ठीक है, तो पिंडारीज के जो मेन लीडर थे ना, उनमें करीम खान थे और वसील मोहम्मद थे, चीतू थे, ये सब कई बार नाम उनके पूछ लेते हैं, तो बस वो नाम याद रखना, करीम खान ही इनके लीडर थे पिंडारीज के। ठीक है, तो पिंडारी वॉर जब कब होता है? 1817-18 के बीच, और इसमें इंग्लिश जो है वो हरा देते हैं पिंडारी को। पिंडारी वॉर में क्या होता है? पिंडारी वॉर में ब्रिटिशर्स हरा देते हैं पिंडारीज की आर्मी को, और बस यही पूछते हैं वो पिंडारी का। जैसे जो क्वेश्चन है ना PYQ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। तो ये देखो आप, पिंडारी के बारे में ये पूछा था इन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे कि क्या बेसिक रीजन था। तो पिंडारी डिजाइन टू सीक सपोर्ट फ्रॉम मराठास टू ड्राइव द इंग्लिश अवे फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो पिंडारीज ने मराठा की हेल्प लेना स्टार्ट कर दी थी। तो ये वन ऑफ द मेजर रीजन था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हो रहा है?
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन है पिंडारी वॉर। तो ये भी देख लेते हैं। अब बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि इंग्लिश ने हेस्टिंग्स मतलब इंग्लिश और हेस्टिंग्स यानी हेस्टिंग्स ने लीडरशिप करी इंग्लिश की, उन्होंने मराठा को डिफीट कर दिया है। और बाजीराव सेकेंड, दौलत राव सिंधिया, अप्पा साहिब और मल्हार राव होलकर सेकेंड, बेसिकली इनकी भी डिफीट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मराठा के प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए जो स्मॉल स्टेट है सतारा का, वो क्रिएट कर दिया गया और बाजीराव सेकेंड को एनुअल पेंशन मिल गई और बॉम्बे प्रेसिडेंसी फॉर्म कर दिया गया इस रीजन में। तो आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर सुप्रीम रूलर बन जाते हैं 1818 तक, है ना, इंडिया में। और इस तरह से ये थर्ड मराठा वॉर कंक्लूड हो जाता है। अब देखो ये मैंने पूरा वो टेबल डाल दिया यहाँ पे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82, सेकंड वाला 1803 से 5, थर्ड वाला 1817 से 18, और ये इनके नाम भी हैं। और पहला वाला ट्रीटी ऑफ सालभाई, ये 1782, सूरत 75 वाला, है ना। इस तरह से ये ट्रीटी ऑफ बसीन है और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट है। देन ट्रीटी ऑफ ग्वालियर और मंदसौर है। तो थर्ड वाली जो बैटल है वो ट्रीटी ऑफ मंदसौर से कंक्लूड होती है। ठीक है, थर्ड वाली कैसे कंक्लूड होती है? ट्रीटी ऑफ मंदसौर से, अगर वो पूछे तो। वैसे इन्होंने यहाँ क्या पूछा है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी के थ्रू कंक्लूड होता है? तो 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई के थ्रू। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर को लेके कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। देखो एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1665 में, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, और ये किनके बीच होती है? छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह सेकेंड, है ना, इन दोनों के बीच होती है 1665 में ही। और वो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, है ना। सेकेंड तो ठीक है, जो भी है सर्च कर ही लेता हूँ मैं ताकि आपको याद आ जाए। हाँ ये देखो, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी शिवाजी हैड टू सरेंडर 23 फोर्ट टू द मुगल आउट ऑफ 35 फोर्ट हेल्ड बाय हिम, रिमेनिंग 12 फोर्ट वो शिवाजी महाराज के पास रहेंगे। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1665 में। एक और ट्रीटी ऑफ पुरंदर है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो कब होती है? तो वो काफ़ी आगे चल के टाइम पीरियड में होती है। ये देखो आप, हाँ ये 1665 वाली होगी। और एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो कि 1776 में होती है। इसमें क्या होता है? इसमें इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि वारेन हेस्टिंग लीड कर रहे होते हैं और मराठा के बीच होती है, और मराठा को रिप्रेजेंट करते हैं नाना फडणवीस। और ये ना फर्स्ट फेज एंग्लो मराठा वॉर का फर्स्ट फेज को एंड करने के लिए कंक्लूड किया था। तो उतनी इंपॉर्टेंट ट्रीटी नहीं है ये वाली, बट फिर भी पूछ लेते हैं। तो डायरेक्ट कभी नहीं पूछेंगे आपसे कि वो किस ईयर में हुई होगी, तो वो एक ही देंगे ना आंसर में, दोनों तो नहीं दे सकते हैं, राइट। तो ये मैं लिख देता हूँ ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नाना फडणवीस। और इसका बैक स्टोरी भी आपको पता होना चाहिए। बैक स्टोरी तो यही है ना कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के फर्स्ट फेज को कंक्लूड करना है। जैसे वॉर होता है ना, तो वॉर को कंक्लूड करने के लिए ट्रीटी चाहिए, तो इस वजह से ये आया था 1776 में। और 1665 में ये तो पूरी स्टोरी आपको पता ही है। छत्रपति महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज को काफ़ी सारे काफ़ी सारे फोर्ट्स जो है सरेंडर करने होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। हाँ ये देखो, इसमें से कह रहे हैं कि किस थिंकर ने आर्ग्यू करा मराठा रूल इन जनरल एंड शिवाजी इन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेड ईयरली नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। तो ये फैक्चुअल है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि मराठा रूल इन जनरल एंड शिवाजी महाराज इन पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं ईयरली नेशनलिस्ट के कॉन्शियसनेस को। उपारी टर्म का क्या मतलब है? तो उपारी टर्म ना एक तरह का टीनेंसी टेन्योर की कैटेगरी है जो कि मराठा रिजाइम में देखने को मिली। देखो कुछ टर्म्स है वो जो आपसे पूछेंगे। अभी मैंने आपको बताया था दो टर्म, एक है बाजगीर, दूसरा है सिलेदार। देखो आप बोलोगे लिखोगे तो याद होगा, सिर्फ आप वीडियो देखोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। आप ये टर्म आपकी कॉपी में लिखो, बाजगीर और सिलेदार। बाजगीर क्या होते हैं? बाजगीर वो कैवेलरी हैं जो स्टेट ने डायरेक्टली कंट्रोल कर रखा है, और सिलेदार वो होते हैं जो नोबल्स ने कंट्रोल करा है। कैवेलरी मतलब घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार वगैरह जो आर्मी से एसोसिएटेड है, उनमें दो टर्म है, बाजगीर और सिलेदार। बाकी कारकुन आप जानते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो रेवेन्यू कलेक्टर अपॉइंट करे थे उन्हें कारकुन कहते हैं। लैंड की अगर बात करें तो देखो दो तरह की, एक है मिरासी जिसे मिरासीदार हेड करते हैं, और दूसरी है उपारी। मिरासी लैंड कैसी है? वो लैंड जो ओरिजिनल सेटलर्स की है, ठीक है, ओरिजिनल सेटलर्स जो हैं गांव के, उन्हें मिरासी कहते हैं, मिरासी लैंड कहलाती है उनकी ज़मीनें। और वैसे लैंड जो माइग्रेंट सेटलर को दिए गए, जो कहीं बाहर से आकर बसे हैं, उन्हें उपारी कहते हैं। तो अगर वो उपारी पूछेंगे आपसे तो होगा कैटेगरी ऑफ टीनेंसी टेन्योर अंडर मराठा रिजाइम। दो बार पूछ रखा है, ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी रिपीट कर जाते हैं। अगला, ट्रीटी ऑफ बसेन कौन साइन करते हैं? देखो तो ट्रीटी ऑफ बसेन कौन साइन करते हैं? बाजीराव सेकेंड, है ना। ट्रीटी ऑफ बसीन बाजीराव सेकेंड के टाइम पे होता है, और ये तो आप जानते हो 1802 में होता है। सेकेंड चलते हैं वापस से स्लाइड में।
हाँ ये देखो ट्रीटी ऑफ बसीन होता है 1802 में, और यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा और 1803 से स्टार्ट होता है। और इसी में आप देखो तो ट्रीटी ऑफ बसेन का नाम आएगा। और ट्रीटी ऑफ बसेन में होलकर अटैक करते हैं पेशवा में, सेपरेट टेरिटरी साइन होती है सिंधिया भोसले और होलकर के बीच, है ना। और मराठा की कॉन्फिडरेसी टोर अपार्ट यानी अलग हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश को एज मिल गया मराठास के ऊपर, वो कामयाब हुए हैं मराठा के अलग अलग ग्रुप्स को सेपरेट करने में, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है ट्रीटीज और कन्वेंशन को मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच। ट्रीटी ऑफ सालबाई, पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सूरत। देखो एक तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुई है, राइट, बट वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा जय सिंह के बीच हुई है, राइट। बट यहाँ पे तो इन्होंने पूछा है मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच, तो क्वेश्चन में ही क्लैरिफाई कर दिया है। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई कब होती है? 1782 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1776 में। ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है 1779 में, और ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में। अब देखो मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे याद है, बट अगर आप लिख के ऐसे सॉल्व करोगे ना तो ये भी आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आई गेस सबसे पहले 4 आएगा, 75 के बाद 76 आएगा, फिर 79, फिर 82। तो 4 के बाद 2 3 1, 4 2 3 1 आंसर ए में है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन लोग स्किप करेंगे, बट यहाँ पे आप एज ले सकते हो, वो भी तगड़ा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंडीशन में मराठा ने एग्री करा कि मुगल किंग को सर्व करेंगे केवेलरी कॉन्टिजेंट के साथ? 15,000 केवेलरी कॉन्टिजेंट रहेगी अर्ली 18th सेंचुरी में। तो ऑप्शंस पढ़ो, ग्रांट ऑफ द जागीर ऑफ मालवा प्रोविंस, कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ गुजरात, द राइट टू लिवाई चौथ एंड सरदेश मुखी इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। हाँ यही सही है, द राइट टू मिंट कॉइन, नहीं ये सब गलत है। बेसिकली क्या है ना, चौथ और सरदेश मुखी लगा रहे थे ये डेक्कन और साउथ इंडिया में, तो इस वजह से ये मुगल किंग्स को कह रहे थे कि हम सर्व करेंगे आपको और आर्मी कॉन्टिजेंट वगैरह भी भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमीडिएट रीजन क्या था अहमद शाह अब्दाली का अटैक करने के पीछे थर्ड बैटल के लिए? ही वांटेड टू अवेंज मतलब बदला लेना चाह रहा था, द एक्सपल्जन बाय मराठा ऑफ हिज वायसराय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। देखो तिमूर शाह को अपॉइंट करा था वायसराय के रूप में अहमद शाह अब्दाली ने, और इस चीज़ को उसे हटा दिया था मराठाज ने, तो इसी का बदला लेने के लिए आया था। सो आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी देखो कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर थे जालंधर की अदीना बेग, उसने इनवाइट करा था, नहीं ये गलत है। उसके बाद कह रहे हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पनिश करना चाहते थे, ये भी गलत है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ 4 मिल, नहीं इतनी छोटी सी बात नहीं थी, और ये सेंस भी नहीं बना रहा। वो एनेक्स करना चाहते थे फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब को, ये भी गलत है। अब देखो सिविल सर्विस में ही ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं ना, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी? तो संभाजी के बाद कौन आते हैं? देखो मैंने आपको बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद 2 इनके बेटे होते हैं, राजा राम और संभाजी, है ना। संभाजी जब गद्दी पे आते हैं तो इसके बाद कौन आते हैं ये पूछ रहे हैं आपसे। राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई और नानाजी देशमुख। देखो ये बात सही है कि इसके बाद राजा राम ही आते हैं, बट बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए, वो स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को। स्ट्रीमलाइन फाइनली जाकर बालाजी विश्वनाथ ही करते हैं जो पेशवा होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं। अभी हमने पढ़ा ना ये बालाजी के बारे में, तो ये देखो आप, बालाजी विश्वनाथ अपना करियर स्मॉल रेवेन्यू ऑफिसर्स के रूप में स्टार्ट करते हैं, बट ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जो सिविल वॉर चल रहा होता है, और फाइनली साहू को मराठा रूलर के रूप में गद्दी में बैठाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखो तो रियल पावर इनके हाथों में थी। और ये पूरी मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि पहले संभाजी और राजा राम आते हैं, संभाजी विक्टोरियस होते हैं, बट लाटर ही वाज कैप्चर्ड बाय द मुगल। और इसके बाद फिर राजा राम आते हैं गद्दी पे, बट मुगल उन्हें जिंजी फोर्ट की तरफ भगा देते हैं, और इसके बाद फिर उनकी डेथ हो जाती है ना। इसके बाद इनके माइनर सन शिवाजी सेकेंड आते हैं, और ताराबाई बेसिकली रीजेंट के रूप में रूल करती हैं। बट ये लोग स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते मराठा एम्पायर को, फाइनली ये पेशवा ही करते हैं। तो स्टोरी कनेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट प्रधान, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आसान है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इवेंट दिए गए हैं शिवाजी महाराज के साथ एसोसिएटेड, और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अटैक ऑन अफजल खान, कैप्चर ऑफ तोरना, अटैक ऑन शाइस्ता खान और एनेक्सेशन ऑफ जावली। 2023 का रिसेंट का ही क्वेश्चन है। देखो अगर आपको ये पता है ना कि शिवाजी का फर्स्ट फोर्ट कन्क्वेस्ट कैप्चर ऑफ तोरना था, जो कि 1646 में ही था, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो ये ध्यान रखना, कैप्चर ऑफ तोरना इनका फर्स्ट फोर्ट कन्क्वेस्ट था। देन जावली को एनेक्स करते हैं 1656 में। अफजल खान का अटैक होता है 1659 में, और शाइस्ता खान पर अटैक करते हैं 1663 में, जो पूना पे सरप्राइज अटैक होता है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट,
शिवाजी मिलिट्री एक्यूमेन के बारे में बताना। पहला कह रहे हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स के मास्टर थे और स्विफ्ट कैवेलरी वारफेयर भी इन्हें बहुत अच्छे से पता था। दूसरा ये कि ही हैड बिल्ट अ सीरीज ऑफ फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑन द टेबल माउंटेन ऑफ वेस्टर्न डेक्कन। ये भी सही है, बहुत सारे फोर्ट्स इन्होंने बनाए थे, आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, शिवाजी की डेथ के बाद एक सक्सेशन देखने को मिला, सक्सेशन के लिए फाइट देखने को मिला, किनके बीच? संभाजी एंड द विडो ऑफ शिवाजी, संभाजी एंड बाजीराव, राजा राम एंड संभाजी, नन ऑफ देम। तो अभी मैंने आपको कई बार ये बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, एक राजा राम और दूसरा संभाजी। तो इनके बीच ही सक्सेशन देखने को मिला, वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहते थे? देखो, फॉरेन मिनिस्टर को सचिव कहते थे, मंत्री कहते थे, अमात्य कहते थे, सुमंत कहते थे। तो सुमंत या दाबीर फॉरेन मिनिस्टर को कहते थे। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहे हैं मॉडर्न डे फॉरेन सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में? सो इसका आंसर क्या होगा? दाबीर, है ना। तो देखो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, सुमंत या दाबीर कहते हैं। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ तो ये तो हमने कर ही लिया, ये वाला इक्ता, जागीर, अमरम और मोकस। देखो ये हमने पढ़ा है, इक्ता जो है वो दिल्ली सुल्तान के टाइम पे था, इक्तदारी वगैरह। एंड जागीर जो है ये किनके टाइम पे था? तो जागीर मुगल्स के टाइम पे जागीरदारी वगैरह फेमस था। देन अमरम जो है ये विजयनगर में, और मोकस जो है मराठास के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1 कहाँ है? ऑप्शन बी में है, सिविल सर्विसेज का ही पीवाईक्यू है। नेक्स्ट ये देखो, बुंदेला रेबिलियन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट। पहला कह रहे हैं शिवाजी एडवाइज्ड छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब। दूसरा, छत्रसाल डिवाइड चौथ लाइक मराठा। तीसरा, 1705 में औरंगजेब ने डिसाइड करा कि छत्रसाल के साथ पीस मेंटेन किया जाए और छत्रसाल को 4000 का मनसब ग्रांट किया गया। देखो छत्रसाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रेट राजपूत वॉरियर थे, इन्हें बुंदेल केसरी के नाम से जानते हैं। इनका नाम है महाराजा छत्रसाल बुंदेला, और ये एक ईयरली मॉडर्न इंडियन वॉरियर किंग थे बुंदेला क्लेन से, है ना। और मुगल्स के खिलाफ इन्होंने बेसिकली बैटल्स को लीड करा, और कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े थे। ये आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये 22 ईयर्स की एज से ही इन्होंने स्टार्ट करा था, और 82 ईयर्स तक इन्होंने बहुत सारे बैटल्स को लीड करा, और बहुत सारे मुगल जनरल्स को हराया भी छत्रसाल ने, जिनमें बहलोल खान है, रोहिला खान है, कालिक है, मुनव्वर है, बहुत सारे जो मुगल जनरल्स हैं उन्हें हराया गया बाय बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल। और इसके बाद आप देखो, ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है उनका रेफरेंस भी मैंने ले लिया है, ये डॉक्टर भगवान दास जी की बुक है, और इसी में इन्होंने देखो तो बताया कि छत्रसाल बुंदेला जो कि चंपत राय के संत हैं और पन्ना राज्य के फाउंडर थे, जो कि ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में प्रेजेंटली। इनके बारे में इन्होंने बताया है कि when Firoz Jung interceded on his behalf with Emperor Aurangzeb and secured for him a mansab of 4000 along with a smaller mansab to his son। तो 4000 का मनसब ये अलॉट होता है इनको बाय औरंगजेब, और ये जो रिकन्सिलिएशन है ये ऑलमोस्ट परफेक्ट था, सिंस छत्रसाल पेड अ विजिट टू द एम्पायर इन द डेक्कन वेयर ही स्टेड टिल द डेथ ऑफ द लाटर। समझ आ गई बात। और इसी के बाद आप देखो तो छत्रसाल के जो वॉर्स हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, बहुत लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने बताया कि ये गलत है, बट ये सही है एक्चुअली, और ये ऑफिशियल आंसर में भी इन्होंने 3 को सही माना है। 1705 में जैसा कि हमने देखा कि महाराजा छत्रसाल ने पीस की संधि साइन कर ली, और औरंगजेब ने 4000 का मनसब भी ग्रांट करा था छत्रसाल को। बाकी फर्स्ट और सेकंड तो जनरल से स्टेटमेंट है। छत्रसाल ने चोट लगाया था, मराठास की तरह ही। चोट एक तरह का टैक्स है, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो कि 1/4 था। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन देखो, तो शिवाजी ने कौन कौन से फोर्ट इरेक्ट करवाए थे? स्वर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और कोलबा। अब इनमें ना बात ऐसी है कि जो विजय दुर्ग है ये आप देखो ओल्डेस्ट फोर्ट है सिंधु दुर्ग कोस्ट में, और ये बनाया गया था राजा भोज सेकंड के द्वारा, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट करा था शिवाजी महाराज ने। तो इस हिसाब से ना ये आएगा आंसर में हमारा, ठीक है। सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, कोलबा, स्वर्ण दुर्ग, ये चारों के चारों ही या तो रिकंस्ट्रक्ट कराए गए थे या फिर डायरेक्टली इरेक्ट कराए गए थे बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। सो आंसर इज ए 1, 2, 3 एंड 4। ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन लगा दी, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किन्होंने बनाया, दैट्स इट, ठीक है। और कोलबा भी जैसा कि आप जानते हो ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ना, सबकी लोकेशन हमने डाल रखी है। स्वर्ण दुर्ग रत्नागिरी में है, और जो विजय दुर्ग है सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है।
और ये सारे रिसेंट के ही क्वेश्चन हैं, आप पढ़ लो। जैसे ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2025 का है, ये वाला 2024 का है, फिर ये वाला सवाल देखो 2024 में पूछा गया, देन ये वाला 2024 में। तो सारे लेटेस्ट के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। इन्होंने पेशवा दिया और हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो रघोबा है, बालाजी बाजीराव है, नारायण राव है और बालाजी विश्वनाथ हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, ये आप देखो अलग से हमने ये डिस्कस करा है ना, ये बालाजी बाजीराव के बारे में। और इसके फिर मैंने आपको बताया था माधव राव है, रघुनाथ राव है, नारायण राव है, सवाई माधव राव है और बाजीराव सेकंड है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर क्या होगा, थोड़ा फैक्चुअल है ये बट याद हो जाएगा अगर आप एक बार इसे लिख के याद करोगे तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आएंगे, देन बालाजी बाजीराव है और नारायण राव है, देन रघुनाथ राव है। सो आंसर इज 4231 ऑप्शन बी। अब देखो अब मैंने आपको स्टोरी भी पूरी बताई है कि रघुनाथ राव जो है वो किस तरीके से नारायण राव के बाद आते हैं, नारायण राव की डेथ के बाद, है ना। उम्मीद है आपको याद होगा ये। तो 3 के बाद बनाएगा, जो कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, है ना, बस 2 में ही है। 3 के बाद बीच में 4 तो नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली आते हैं। तो नारायण राव के बाद रघुनाथ राव, तो यहाँ से मैंने लिंक लगा लिया। वैसे पहले भी आपको पता होना चाहिए बालाजी विश्वनाथ है, देन बालाजी बाजीराव है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के बारे में बताना छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। पहला कह रहे हैं जो अष्टप्रधान की स्कीम है ये कंप्लीट और अनाउंस होती है एट द टाइम ऑफ शिवाजी कोरोनेशन विद रेगुलेशन एंड ड्यूटीज प्रॉपरली डिफाइंड। दूसरा कह रहे हैं शिवाजी इंट्रोड्यूस मराठी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एंड कॉइंड संस्कृत टेक्निकल टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, क्योंकि देखो अष्टप्रधान कंप्लीट हो गया और अनाउंस हुआ शिवाजी के कोरोनेशन के टाइम पे। पहले से एग्जिस्ट कर रहा था बट रेगुलेशन ड्यूटीज वगैरह प्रॉपरली डिफाइन कर दिए गए शिवाजी महाराज के द्वारा। सो इट्स सी। और देखो CDS का 2024 का क्वेश्चन है, मतलब हर साल क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए HPSC का है। पहला कह रहे हैं 1676 में शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ फॉर्मली एट राजगढ़। दूसरा कह रहे हैं कर्नाटक एक्सपेडिशन वाज द लास्ट मेजर एक्सपेडिशन ऑफ शिवाजी। तीसरा 1678 में शिवाजी कैंपेन अगेंस्ट कर्नाटक एंड फोर्स्ड कुतुब शाह टू पे अ सब्सिडी ऑफ 1 लाख खून। देखो पहला गलत है, 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज वाज क्राउंड, तो ये ईयर आपको याद होना चाहिए, मेजर ईयर है। दूसरा कह रहा है कर्नाटक एक्सपेडिशन इनका लास्ट मेजर एक्सपेडिशन था, तो मेजर लिख करके इन्होंने स्टेटमेंट को सही बना दिया है, क्योंकि कर्नाटक एक्सपेडिशन के साथ ही जिंजी वगैरह और भी कुछ एक्सपेडिशन थे साथ ही चले थे, तो ये सही है क्योंकि इनका लास्ट मेजर एक्सपेडिशन तो कर्नाटक वाला ही था। तीसरा कह रहे हैं 1678 में शिवाजी ने कैंपेन करा अगेंस्ट कर्नाटक एंड फोर्स करा कुतुब शाह को। ये चीज़ ना 1677 में होती है ना कि 68 में, तो एक ही सही है। सो आंसर इज ए। थोड़ा टफ है क्योंकि इतना ईयर याद रखना मुश्किल होता है, बट अब से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए CDS के 2023 का है। पहला कह रहे हैं शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद द इंग्लिश। दूसरा उनका चीफ मोटिव था कि सिक्योर करें इंग्लिश एड अगेंस्ट द सिद्दीज ऑफ दंडराजपुरी। तीसरा कह रहे ही वांटेड अ सप्लाई ऑफ ग्रेनेड्स मोर्टार एंड अदर एम्यूनिशन। देखो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज डी। छत्रपति शिवाजी महाराज एम्बेसडर भेजते हैं, मतलब अपने एम्बेसडर को भेजते हैं बॉम्बे ताकि इंग्लिश के साथ नेगोशिएट कर सकें। और जो दूसरा कह रहे हैं वो भी सही है, उनका चीफ मोटिव यही था कि सिक्योर करें इंग्लिश को अगेंस्ट द सिद्दीज ऑफ दंडराजपुरी। तो बात कुछ ऐसी है कि मिड 17th सेंचुरी में सिद्दीज और दंड राजपुरी एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थे वेस्टर्न कोस्ट में। तो शिवाजी चाहते थे कि उनके नेवल थ्रेट को कम किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए और उनका इन्फ्लुएंस घटाया जाए। तो शिवाजी क्या करते हैं, शंभूजी मोहिते को एज एन एम्बेसडर भेजते हैं इंग्लिश के पास बॉम्बे में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। और पर्पस पॉलिटिकल मोटिव नहीं था बल्कि मेटेरियल और टेक्टिकल सपोर्ट मिले अगेंस्ट द सिद्दीज, खासतौर से ये ग्रेनेड वगैरह मिल जाए। और मेटेरियल एड शिवाजी ने रिक्वेस्ट करा ग्रेनेड मोर्टार वगैरह के बारे में, और स्ट्रेटजिक सपोर्ट भी उन्होंने सीख करा इंग्लिश से। और डिप्लोमेटिक एंगल भी था कि अगर इंग्लिश के साथ वो नेगोशिएट कर लेते हैं तो यूरोपियन पावर भी बैलेंस हो जाएगी, है ना, क्योंकि इंग्लिश और पोर्टुगीज का टसल चल रहा था। जो चीज़ हम टीपू सुल्तान के टाइम पे देखते हैं कि वो पोर्टुगीज के साथ फ्रेंडशिप करते हैं एंड बाकी यूरोपियन पावर्स के साथ, फ्रेंच वगैरह के साथ। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों ही सही हैं। सो आंसर इज डी। आई होप अब आपको क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिली होगी और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।